स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूरोपियन नेशंस ने दुनिया के अलग अलग देशों को कॉलोनाइज किया था। कॉलोनाइजेशन के इस प्रोसेस में ये देर से ही सही, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर भी पहुंचते हैं। अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन न्यू इंपीरियलिज्म के तहत आता है, जो मेनली 1881 से लेकर 1914 के बीच किया गया था। आज की इस वीडियो में हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कॉलोनाइजेशन के पीछे के कारणों और परिणामों को समझेंगे। इसके साथ ही हम अफ्रीका के कॉलोनाइजेशन की रीजन वाइज स्टडी भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी के मध्य तक तो यूरोपियंस अफ्रीका के इंटीरियर के बारे में बहुत कम ही जानते थे। हाँ, कोस्टल रीजन जरूर ओल्ड ट्रेडिंग नेशंस यानी कि पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच के हाथों में चले गए थे। इन्होंने यहां अपने फोर्ट्स बना लिए थे। 15th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक यूरोपियन नेशंस का इंटरेस्ट मोस्टली अफ्रीका के स्लेव्स ट्रेड में ही था। सिर्फ दो ही जगह यूरोपियन रूल इंटीरियर तक पहुंच पाया था। नॉर्थ में फ्रांस ने अल्जीरिया को जीत लिया था और साउथ में इंग्लिश ने केप कॉलोनी को ऑक्यूपाई कर लिया था। यही वो एरियाज थे जहां यूरोपियंस बड़ी संख्या में सेटल हो गए थे। लेकिन कुछ ही सालों में कॉलोनीज के लिए स्क्रैम्बल शुरू हो गया और लगभग पूरे कॉन्टिनेंट को काटकर यूरोपियन पावर्स ने आपस में बांट लिया। स्क्रैम्बल की इस कहानी की डिटेल से पहले यह समझना चाहिए कि आखिर अफ्रीका को कॉलोनाइज करने की जरूरत क्यों आई। कॉजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन के पीछे के कारण मेनली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस थे। कॉलोनाइजेशन के समय यूरोप में इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसे हालात थे और जर्मनी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जैसी पावरफुल कंट्रीज अपना पैसा खो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका इस सबसे दूर था और उसके पास रॉ मटेरियल्स का अबंडेंस था, जिससे यूरोप काफी पैसा बना सकता था। अफ्रीकन्स की चीप लेबर की मदद से यूरोपियंस इजी ऑयल, आइवरी, रबर, पाम ऑयल, वुड, कॉटन और गम जैसे प्रोडक्ट्स हासिल कर लेते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इन प्रोडक्ट्स का सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ गया था। अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन यूरोपियन राइवलरीज का भी नतीजा था। 100 इयर्स वॉर के बाद से ही ब्रिटेन और फ्रांस में डिस्प्यूट चल रहा था और ये दोनों ही देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी एक्वायर करने की रेस में लगे हुए थे। ये रेस सभी यूरोपियन देशों के लिए ओपन थी। इसके अलावा 19th सेंचुरी में अफ्रीका में बहुत से यूरोपियन एक्सपीडिशंस भी भेजे गए थे। इन एक्सप्लोरर्स ने अफ्रीका के लिए यूरोपियंस का इंटरेस्ट जगाने का काम किया। एक्सप्लोरर्स के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी अफ्रीका की कॉन्क्वेस्ट में अपना रोल प्ले किया। मिशनरीज यूरोपियन इंपीरियलिज्म के डायरेक्ट एजेंट्स की तरह काम नहीं करते, लेकिन फिर भी यूरोपियन गवर्नमेंट्स को अफ्रीका की गहराई में ले जाते हैं। क्रिश्चियनिटी प्रीच करने के अपने एफर्ट्स के दौरान इन्हें अफ्रीका के अंदर चल रहे वॉरफेयर से खतरा महसूस होता है और इसलिए ये यूरोपियन गवर्नमेंट्स को प्रोटेक्शन और इंटरवेंशन के लिए बुलाते हैं। एक्सप्लोरर्स और मिशनरीज द्वारा क्रिएटेड इंटरेस्ट्स का यूज जल्द ही ट्रेडर्स करते हैं और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इन सभी के इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए अपनी ट्रूप्स भेजना शुरू कर देती है। इस तरह अफ्रीका की कॉन्क्वेस्ट के लिए स्टेज तैयार हो जाता है। कॉलोनाइजेशन के कारणों को तो हमने समझ लिया, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज इतनी जल्दी अफ्रीका को कॉलोनाइज कैसे कर लेती हैं, वो जानते हैं। Why European countries were able to colonize Africa so quickly? यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीकन देशों को तेजी से कॉलोनाइज करने में इसलिए कामयाब रहती हैं क्योंकि अफ्रीकन लीडर्स के बीच बहुत सी राइवलरीज थी। यहाँ के किंग्स और चीफ्स ट्राइब्स में सबसे रिच और पावरफुल बनने के लिए एक दूसरे से ही कंपीट कर रहे थे। इन्हीं राइवलरीज का फायदा उठाते हुए यूरोपियन लीडर्स ने कुछ लीडर्स को अपनी साइड लेकर दूसरे लीडर्स के साथ फाइट करने के लिए राजी कर लिया। इसके साथ ही नेचुरल डिजास्टर्स ने भी अफ्रीका के रैपिड और इजी कॉलोनाइजेशन में बड़ा रोल निभाया। 1895 में अफ्रीका के बहुत से रीजन्स में भयानक ड्राउट यानी सूखा पड़ा था। ऐसे में फसल ना के बराबर ही हुई थी और फूड शॉर्टेज की वजह से बहुत से लोगों और मवेशियों की मृत्यु हो गई थी। जो थोड़ी बहुत फसल हुई भी थी उसे लोकस्ट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके साथ ही कैटल प्लेग भी फैल गया था, जिसने कैटल, शीप और गोट्स को मार दिया। इस तरह फिजिकली और मेंटली वीक हो चुके अफ्रीकन्स यूरोपियन पावर्स के साथ फाइट करने में असमर्थ थे।
यूरोपियन पावर्स फोर्स और वायलेंस का यूज करके किसी भी लैंड सोर्स पर आसानी से कब्जा कर लेती थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा पावरफुल वेपन्स मौजूद थे और नई नई इन्वेंट हुई मैक्सिम गन नाम की मशीन गन का एडेड एडवांटेज भी था। ये गन 1 सेकंड में 11 बुलेट्स फायर कर सकती थी और अफ्रीकन्स के पास मौजूद कोई भी वेपन इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उनके पास किसी भी तरह के मॉडर्न यूरोपियन वेपन्स नहीं थे। इस तरह अफ्रीकन्स मिलिट्री डिसएडवांटेज पर था। लेट 1890s में कुछ नई डिजीजेस का आउटब्रेक भी अफ्रीका में देखा जाता है। इसमें सबसे पहली थी स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स। यूरोपियंस तो इन डिजीजेस से इम्यून थे क्योंकि यूरोप में इनका आउटब्रेक पहले ही हो चुका था, लेकिन इंडिजिनस अफ्रीकन पॉपुलेशन के पास कोई इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस नहीं था, जिससे अफ्रीकन पॉपुलेशन काफी कमजोर हो जाती है। इन सभी फैक्टर्स के कारण ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर यूरोपियन पावर्स तेजी से अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में सफल रहती हैं। आइए अब रीजन वाइज यूरोपियन नेशंस द्वारा अफ्रीका की कॉन्क्वेस्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका की। वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। 1878 में बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड II की तरफ से दी गई फाइनेंशियल असिस्टेंस की मदद से H.M. स्टैनली नाम की एक्सप्लोरर इंटरनेशनल कॉन्गो एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। ये एसोसिएशन अफ्रीकन चीफ्स के साथ 400 से भी ज्यादा ट्रीटीज करती है। अफ्रीकन चीफ्स को तो पता भी नहीं था कि एक कागज के टुकड़े पर निशान लगाकर वो अपनी जमीन कॉन्गो एसोसिएशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ कुछ कपड़ों या ऐसे ही कुछ बेमोल चीजों के बदले में। ऐसे मेथड्स की हेल्प से स्टैनली लैंड के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। 1885 में करीब 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया, जो आइवरी और रबर रिसोर्सेज में रिच था, कॉन्गो फ्री स्टेट बन जाता है और इसके किंग बनते हैं लियोपोल्ड। 1908 में लियोपोल्ड को मजबूरन ये कॉन्गो फ्री स्टेट बेल्जियन गवर्नमेंट के हवाले करना पड़ता है और फिर इसे बेल्जियन कॉन्गो कहा जाने लगता है। धीरे धीरे कॉन्गो का गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम, टिम्बर और कॉपर यहां के रबर और आइवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बेल्जियम के साथ साथ इंग्लैंड और यूएस जैसे देश भी इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। वेस्टर्न अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है नाइजर। नाइजर पर कंट्रोल का मतलब था उसके आसपास के रिच रिसोर्सेज वाले लैंड पर कंट्रोल होना। ब्रिटिश ने इस एरिया यानी नाइजीरिया पर कब्जा अमेरिका में अपनी प्लांटेशंस के लिए स्लेव भेजने के लिए किया था। ब्रिटिश कंपनी ने नाइजीरिया के कॉन्क्वेस्ट का इनिशिएटिव लिया। इसे फ्रेंच कंपनी से राइवलरी भी करनी पड़ी, लेकिन एंड में इसने नाइजीरिया को फ्रेंच से खरीद लिया और इसका रूलर बन गए। कुछ सालों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइजीरिया को अपनी कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया। वेस्ट अफ्रीका में ब्रिटेन ने गैम्बिया, अशांति, गोल्ड कोस्ट और सिएरा लियोन को भी ऑक्यूपाई किया था। जिस समय स्टैनली कॉन्गो में किंग लियोपोल्ड के लिए एम्पायर खड़ा कर रहा था, उसी समय कॉन्गो रिवर के नॉर्थ में फ्रेंचमैन दब्राजा एक्टिव था। स्टैनली के ही मेथड्स को फॉलो करते हुए इसने फ्रांस के लिए एरिया को जीता। इस एरिया को फ्रेंच कॉन्गो कहा जाने लगा। वेस्ट कोस्ट पर सेनेगल को फ्रांस पहले ही ऑक्यूपाई कर चुका था। जल्द ही उसने डहोमी यानी प्रेजेंट बेनिन, आइवरी कोस्ट और फ्रेंच गिनी को भी हासिल कर लिया। आगे चलकर मॉरिटानिया, फ्रेंच सूडान, अपर वोल्टा और नाइजर टेरिटरी भी इसके एम्पायर का पार्ट बन जाती हैं। 1880 के बाद जर्मनी भी अफ्रीकन टेरिटरीज में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। सबसे पहले वो वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड टोगोलैंड को ऑक्यूपाई करता है और उसके तुरंत बाद कैमरून्स को। स्पेन की भी 2 कॉलोनीज वेस्टर्न कोस्ट पर थी, रियो डे ओरो यानी स्पेनिश सहारा और स्पेनिश गिनी। पोर्चुगीज के पास अंगोला और पोर्चुगीज गिनी का रीजन था। इस तरह लाइबेरिया को छोड़कर पूरा वेस्ट अफ्रीका यूरोपियंस के बीच डिवाइड हो गया था। वेस्ट अफ्रीका के बाद अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डच ने केप कॉलोनी को एस्टैब्लिश किया था, जिसे अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। इसके बाद डच सेटलर्स, जिन्हें बोअर्स कहा जाता था, वो नॉर्थ की तरफ मूव कर जाते हैं और 2 नए स्टेट्स, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल को सेटअप करते हैं। 1870 में साउथ अफ्रीका के रीजन में इंग्लिश एडवेंचरर सिसिल रोड्स गए थे और यहां की गोल्ड और डायमंड माइनिंग में उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया
और अपना नाम अफ्रीकन कॉलोनी रोडीजिया को दिया। नॉर्दर्न रोडीजिया आज ज़ैम्बिया के नाम से जाना जाता है और सदर्न जिम्बाब्वे के नाम से। ब्रिटिशर्स ने बेख्वानालैंड, स्वाजीलैंड और बासुतोलैंड को भी ऑक्यूपाई कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसवाल की बोअर गवर्नमेंट को भी 1899-1902 के बोअर वॉर में हराया। इसके कुछ समय बाद ही यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें केप, नटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज रिवर कॉलोनी आती थी। इस तरह साउथ अफ्रीका पर मेजरली ब्रिटिशर्स का ही कब्जा था। आइए अब ईस्ट अफ्रीका की तरफ चलते हैं। ईस्ट अफ्रीका। मोज़ाम्बिक के कुछ हिस्से पर पोर्चुगीज कंट्रोल के अलावा ईस्ट अफ्रीका 1884 तक किसी भी यूरोपियन पावर द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया गया था। 1884 में